तो आज के सवाल आपके जवाब देंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर का बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट एक ब्रीदर ले रहा है लार्ज कैप में खास तौर पे, लेकिन मिड कैप में स्पेसिफिक में तेज़ी है क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी बहुत अच्छा है। लगभग 1:3 का रेशियो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 3 बढ़ने वाले के सामने 1 घटने वाला शेयर है। तो मोमेंटम तो ब्रॉडर मार्केट में इसका अच्छा है, लेकिन अगर निफ्टी में ही मान लीजिए किसी को ट्रेड लेना है या बैंक निफ्टी में लेना है तो क्या करना चाहिए? गाबा जी से पूछते हैं। गाबा सर, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे अभी? जी हाँ, निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू। उसका रीजन ये है कि निफ्टी में एक थोड़ा अपर रीजन में एक प्रेशर है क्योंकि फास्ट दौड़ा है इसलिए, वरना ठीक था। बैंक निफ्टी एक बेटर एक साबित हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में स्लो चला था कल और आज भी स्लो ही चल रहा है। मेरे ख्याल से अपू यहाँ पर आज का जो टेक्निकल टारगेट था बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का था 48,000, वो अचीव हो चुका। लेकिन अब भी ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर आप आज का और कल का और परसों का सोचते तो स्टॉप लॉस का लगाना चाहिए, वो बताना वो जरूरी है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 47,800 का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का स्टॉप। फिर आगे जाकर शायद 50,000 48,000 है तो 49,000 का एक व्यू होना चाहिए या 48,500 का। उसका अगर व्यू है 2-4 दिन में तो एक सौदा बनता है ऑन द ग्रीन साइड, ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में। ओके। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अब तक आपने चीन में देखा, अमेरिका में देखा, और आज भारत का आया है 59.1। ये एक्सट्रीम बुलिश डेटा आप कह सकते हैं इसको, बहुत स्ट्रांग है। पिछले महीने 56.9 था, वहाँ से बढ़कर 59.1 आया है मंथ ऑन मंथ, यानी पिछले फरवरी के मुकाबले मार्च का डेटा 59.1। ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है मैन्युफैक्चरिंग का। आपने देखा यूएस में बहुत स्ट्रांग नंबर आया, चाइना में बहुत स्ट्रांग नंबर आया, बहुत महीनों बाद, वहाँ पे 2-2 साल बाद आया। लेकिन इंडिया क्लास अपार्ट है, यहाँ पे हर महीने इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये डेटा इस समय 16 साल की ऊंचाई पर है। तो आपकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ चल रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स ये पता चलता है कि जो कंपनीज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और ये डेटा 50 के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है और 60 के करीब तो एक्स्ट्रा बुलिश मानना चाहिए। तो बहुत स्ट्रांग नंबर है, मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए वापस आते हैं सवाल जवाब पे जो दर्शक पूछना चाहते हैं। पहला सवाल जगदीश नाडियाड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मैंने 5 साल पहले 335 की रेट से 330 शेयर कोचिन शिपयार्ड लिया मैंने। ओके। और फिर स्प्लिट होने के बाद अभी 660 है मेरे पास क्वांटिटी। ओके, तो आपका ये एडजस्टेड प्राइस है ना 335? हाँ, 335 में लिया 5 साल पहले 330 शेयर। वो अभी स्प्लिट हो गया 660 हो गया कोचिन शिपयार्ड। ओके, तो एडजस्टेड प्राइस भी डिफरेंट होगा। खैर एनीवे, बहुत तगड़ा मुनाफा हो रहा है आपको जगदीश जी। क्या करना चाहते हैं, बेचने का मूड है क्या? तो अभी 5 साल रखने का है इसको। 5 साल और रखना है गाबा सर, 5 साल और रखना है। कोचिन शिपयार्ड तगड़े मुनाफे बैठे हुए हैं, शेयर भी दुगने हुए हैं। जब तक बीजेपी या कोचिन शिपयार्ड को मिलता रहेगा ऑर्डर्स, आप होल्ड कीजिए 5 साल। 2029 तक होल्ड करना है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 के आसपास लगता है। हाँ। यहाँ सेटअप बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग। तो जगदीश जी कोई चिंता की बात नहीं, होल्ड करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्राइस पे है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साल भी आप होल्ड कर सकते हैं इसको। अगला सवाल है सुशील त्रिपाठी मुंबई से। सुशील जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे पास सुबेक्स पड़ा हुआ है, मैंने 43 में लिया था। हाँ। अभी उसका भाव चल रहा है, एवरेज करते करते 39 आया। अरे भाई कितना खरीद डाला, 2100 शेयर ले डाले। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके उसको। अरे गावा जी ने कितनी बार समझाया गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए। गावा सर इन्होंने एवरेज करके भी प्राइस 39 तक हिला पाए हैं और अभी 31 रुपये में चल रहा है। क्या करना चाहिए सुबेक्स में? आप होल्ड कीजिए लेकिन ऐड मत कीजिए। बिल्कुल। आप कहते हैं कि आपका व्यू सही है इसलिए आपने ऐड किया, लेकिन आपका व्यू गलत था इसलिए आपका प्राइस वॉलेट हुआ। लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए, आपको मिलेगा 38-40 तक, फिर चला जाएगा, वहां देखिएगा क्या होता है। कोई स्टॉप लॉस लगाना गावा जी? मेरे ख्याल से 30 के नीचे स्टॉप लगाए तो ठीक है। लेकिन जहां है ऐसी, यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। यहीं से एक बाउंस मिल सकता है सुबह। ओके, तो स्टॉप लॉस मतलब टेक्निकली दिक्कत है, स्टॉप लॉस ठीक है, 29 का लगा दीजिए अगर लगाना है। अगर लगाना है 29 का लगाइए, अदरवाइज यहाँ से बाउंस मिल सकता है, लेकिन ऐड मत करिएगा, इतनी ही क्वांटिटी को होल्ड करके चलिए त्रिपाठी जी।
अगला सवाल है हरप्रीत सिंह का दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार। सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन सर टाटा पावर पे है। आई एम होल्डिंग 6,000 शेयर्स फॉर 384 रुपीज राइट नाउ। और दूसरा सर मेरा जैन इरिगेशन पे है। वो मेरे पास 6,500 शेयर्स हैं 5140 पे। दोनों पे सर आपका व्यू चाहूंगा जस्ट फॉर अ ईयर ऑफ स्पैन, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए तो पहले देखिए टाटा पावर। गावा सर टाटा पावर 1 साल के लिए नजरिया क्या बनता है? होल्ड करना चाहिए। टाटा पावर का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 375 के करीब है, ट्रेड करे 408 पे। अपू ऑन है इसमें अपू मिलना चाहिए, तो कंटिन्यू होल्डिंग, नथिंग टू वरी। इनके प्राइस के करीब ही है, बहुत दूर नहीं है। कोई स्टॉप लॉस भी होगा क्या? नहीं नहीं, लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज साइडवेज जोन पर है, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अपू कायम है, क्योंकि अपू कायम है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ओके अच्छा, इनका दूसरा सवाल है जैन इरिगेशन। 6,500 शेयर 51.40 रुपए पे लिए हैं। यहां से ऊपर जा सकता है, 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 50 के आसपास है, नियर टर्म टारगेट 65-70 है, ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड के लायक जेन इरिगेशन। ओके, ये भी होल्ड के लायक है, ये भी इनके प्राइस के आसपास ही है। इसमें भी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, इसमें भी नहीं लगाना बिल्कुल। गावा सर हिंडाल्को में आपकी क्या राय बनती है? हिंडाल्को मैं चार्ट निकाल देता हूं। हिंडाल्को कल तो अच्छे लग रहे थे, हिंडाल्को आज देखूं मैं। हिंडाल्को आई थिंक 563 पे ट्रेड कर रहा है, अपू ऑन है, अपर रीजन करीब 600 के आसपास, थोड़ा रेजिस्टेंस है, अब 563 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाय मोड पर है, कंटिन्यू होल्डिंग है। होल्ड के बाय मोड में। अच्छा, एक खबर आई थी एबी फैशन पे, हालांकि वो खबर की वजह से 13-14% ऊपर है। इस पर कोई राय आपकी बनेगी या छोड़ दें इसको खबर की वजह से? मेरे ख्याल से एबी आदित्य बिरला फैशन पिछले दिनों बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, आज ब्रेकअवे क्या, हाँ 241 पे ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा आज लेंगे तो आज और कल के हिसाब से देखें तो थोड़ा रिस्क एलिमेंट, लेकिन आज लें और 1 महीना रखें तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से टाइम पर्सपेक्टिव सब पे ठीक है, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 210 के नीचे, जो ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक आदित्य बिरला फैशन अपना ऑन है, आदित्य बिरला फैशन। गाँव सर गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, और आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 महीने भयानक गर्मी पड़ेगी, हीट वेव रहेगा और ये स्पेल थोड़ा लंबा भी रहेगा। इसका फ़ायदा हुआ है एसी और कूलर बेचने वाली कंपनियों को। सिम्फनी, वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवेल्स, जी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इस पूरे पैक में कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है गर्मी की वजह से? तो वोल्टास तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना था, हायर जोन 1050 के आसपास, वहां पर बेस बनने के बाद आपको मिला है, तो मेरे ख्याल से 1400-1500 ये जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा वोल्टास। मैं ब्लू स्टार देख लेता हूँ, ब्लू स्टार के चार्ट, यस ब्लू स्टार, ब्लू स्टार का चार्ट भी बढ़िया है, यहाँ पर भी करीब 1250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से ये पर भी 1500 के करीब जा सकता है, तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, होल्ड के लायक है। वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही शेयर अच्छे हैं, दोनों में अच्छी अपसाइड बन सकती है। अगला सवाल है MS शर्मा का मेरठ से। शर्मा जी बताइए सर। सर मेरे पास 820 के रेट से 70 शेयर हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के। 820 पे तो इसमें काफी दिनों से ये इसी के आसपास चलता रहता है, कभी 750 आ जाता है, तो क्या करना चाहिए इसमें? गावा सर गार्डन रीच परेशान कर रहा है शर्मा जी को। मेरे ख्याल से आप होल्ड करना चाहिए, उसका रीजन ये है कि इसमें जो करेक्शन आया था करीब 2-4 महीने का करेक्शन था, 5-6 महीने का सपोर्ट है करीब 750 के आसपास, वहीं से एक बाउंस मिला है, तो ये बाय मोड पर है, यो कि कह सकते हैं होल्ड है, अपमूव मिलना चाहिए, 900 भी जा सकता है, लेकिन मैटर ऑफ टाइम, तो होल्ड है गार्डन जी चिप का। ओके, एक और सवाल लेते हैं फटाफट। रजत का हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रजत जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास 2 शेयर्स हैं, एक KPI ग्रीन है मेरे पास 1300 के रेट पे 170 शेयर्स हैं, और एक है सांघवी मूवर्स 1264 के रेट पे है मेरे पास 70 शेयर्स। तो इनका मुझे व्यू जानना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। ओके गावा सर दोनों में बताइए सर क्या करें? केपीआई ग्रीन तो अच्छा लगता है आज सर्किट पे, और पिछले दिनों भी सर्किट देखा है, लेकिन स्टॉक में सर्किट ऑन द वे डाउन मिलता है, सर्किट ऑन द वे अप मिलता है, फिलहाल होल्ड कीजिए। ट्रेड करा 1673 पर 1500-1550 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो ऑल टाइम हाई पार कर लेगा तो और भी हाई जोन देखेंगे, इट्स अ होल्ड केपीआई ग्रीन। दूसरा कौन सा बताया आपने? सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स, लेट मी सी, सांघवी मूवर्स, यस, यहाँ पर थोड़ी अपर रीजन पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा डिप है, लेकिन एक करेक्टिव मोड है,
देखिए बाई स्ट्रक्चर है सांघी मूव्स में, बाई मोड पर है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आई थिंक इट्स होल्ड सांघी मूव्स। ओके, 2 दिन बाद पॉलिसी रेट हमारे सामने होंगे और क्या हो सकता है इसमें दुनिया भर की परिस्थितियों को देखते हुए। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो रही है और इस बार क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या अपना वो रुख बदलेंगे, रेट पे कोई टिंकरिंग हो सकती है या नहीं होगी, क्या होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सौम्यकांति घोष जी जुड़ चुके हैं। सौम्यकांति सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपने एसबीआई की हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, स्पेशल रिपोर्ट है, उसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया कि इंडियन मार्केट इमर्जिंग मार्केट में नोटेबली एक्सेप्शन में आता है, जो कि पॉलिसी अगर रेट की टर्म्स में समझा जाए तो इसका क्या मतलब है सर? देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने कोशिश किया कि लास्ट 15-20 साल में देखना कि एडवांस इकोनॉमी में जब रेट काट और हाइक होता है उसके साथ आपका डेवलपिंग इकोनॉमी सेंट्रल बैंक का कोई रेट काट का कोई सवाल है कि नहीं। तो हमने देखा कि अगर आप लॉन्ग पीरियड देखें, बहुत सारे सेंट्रल बैंक लेके एडवांस सेंट्रल बैंक देखे और इमर्जिंग इकोनॉमी सेंट्रल बैंक देखे, तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉजलिटी है। अगर एडवांस इकोनॉमी का रेट बढ़ाते हैं नहीं तो घटते हैं, उस पे इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शंस इंडिया है, फिलीपींस है, जो क्या जिसके जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ एडवांस इकोनॉमी रेट काट और इंक्रीज का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें एक चीज और भी उखल के आ रहा है, उसमें क्या होता है जब यूएस रेट हाइक करते हैं तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रेट हाइक करते हैं। तो हमने देखा कि अगर इंडिया का रिजर्व बैंक को देखें, इंडिया का रिजर्व बैंक सोच समझ के जब डोमेस्टिक कंडीशंस आर आइडियल फॉर अ रेट कट और अ रेट हाइक तभी उसको रेट डिसीजन लेता है। और फिलहाल उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है यूएस फेड का रेट डिसीजन का। जी, तो अब इसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। फेड की बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में शायद हो सकता है। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑड इवन का जो फार्मूला लोग लगाते हैं अनुमान, उसमें 50% से नीचे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जून में भी शायद ना हो, क्योंकि वहाँ की जो जॉब मार्केट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है और जो इन्फ्लेशन है, अभी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा फेड चेयर को। तो हमारी जो पॉलिसी आने वाली इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कर सकते हैं? वो अपने रुख में कोई बदलाव करेंगे या एज इट इज छोड़ देंगे, या चूंकि हम लोग अलग चल रहे हैं, एक्सेप्शनल है, तो क्या हम कोई फैसला कर सकते हैं? देखिए, अभी जून में तो मुझे नहीं लगता कि जून में कोई रेट का डिसीजन आरबीआई लेंगे, क्योंकि जून 4 इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे। आई थिंक जून 5 से मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है, तो जून में भी शायद स्टेटस को रहेंगे। जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, और यूएस का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यूएस इलेक्शन आपको नवंबर में है, तो यूएस में अगर जून में रेट कट नहीं होते हैं तो इस साल 3 रेट कट होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन का ज्यादा पहले वो रेट कट नहीं, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेट कट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का अगर सवाल है, इंडिया को इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी अगर देखे, अगले साल जो एसम्पशन है कि 4.5% इन्फ्लेशन एवरेज रहेंगे, और हमारा उम्मीद है कि जुलाई तक इन्फ्लेशन रेट 3% तक आ जाना चाहिए। अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें, जुलाई और अगस्त पे इन्फ्लेशन 3 से 4% के बीच रहेंगे। तो ये जुलाई और अगस्त का जो इन्फ्लेशन डेटा अवेलेबल है वो आरबीआई को अक्टूबर में अवेलेबल होगा। तो उसी हद तक चलते मुझे लगता है कि आरबीआई का जो फर्स्ट रेट कट होगा वो Q3 FY25 में होने वाला है, अक्टूबर में जो पॉलिसी आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्चुअली होता है तो उसका मतलब यही होगा कि जो रेट डिसीजन आरबीआई का है वो फेड से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि फेड का रेट कट जून में होगा क्या नहीं पता नहीं। अगर जून में भी होता है, आरबीआई का समझ लीजिए कि अक्टूबर में होता है, उसके साथ 4 महीने का गैप रहेंगे। तो उसी चलते मुझे लगता है कि इट विल बी कंप्लीटली डोमेस्टिक डेटा डिपेंडेंट आरबीआई का जो रेट डिसीजन होगा। तो अभी जो इस हफ्ते पॉलिसी वाले, क्या इसमें कमेंट्री में कोई चेंज हो सकता है क्या? कमेंट्री में अभी चेंज नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल 2 महीने ज्यादा कुछ पॉलिसी इलेक्शंस के वजह से कुछ पॉलिसी डिसीजंस नहीं होने वाला है। तो आरबीआई जो ऐसे लिखते हैं कि वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करेंगे। शायद उनका जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जो ग्रोथ फोरकास्ट इस साल आएंगे, वही सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले साल ग्रोथ फोरकास्ट तो कितना देखते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 7% ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर। और इस साल का जो ग्रोथ रेट आने वाला है उसमें कुछ डिविएशंस आते कि नहीं, क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट का नंबर्स अभी चल रहे हैं, हमारा भी जो लीडिंग इंडिकेटर्स ट्रैकिंग कर रहे हैं 7.5% के आसपास देखा रहा है एटलीस्ट।
उसका मतलब कि पूरा साल का मिला के जो आरबीआई प्रोजेक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्शन है 7.6%, वो शायद 7.9% तक आराम से जा सकते हैं। तो उसका मतलब कि आरबीआई अगले साल ग्रोथ रेट क्या देखते हैं, 7% में देखते हैं, ना 7.5% में देखते हैं, ना बीच में देखते हैं, ये मार्केट बहुत ध्यान से देखेंगे। और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन से मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा। मार्केट का असम्पशन है कि 4.5% होगा, और जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है मुझे लग रहा है कि आरबीआई उसमें ज्यादा टिंकरिंग नहीं करेंगे। तो जो ग्रोथ नंबर्स है, मार्केट उसको लेके बहुत सारा मार्केट उसको देखना चाहते हैं कि आरबीआई का क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस है। पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर के आसपास जो थर्ड क्वार्टर की आएगी वहाँ पे जाके चेंज हो सकता है, और फेड से कोई क्यू लेगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सर, दो चीज़ें और हम आपसे समझना चाहते हैं। एक, ये गोल्ड में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती जा रही है, 2270 टच कर लिया इसने। खबरें हैं कि शायद सेंट्रल बैंकर्स भी कहीं कहीं बाइंग हो रही है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है गोल्ड का इतनी तेज़ी क्यों हो रही है? देखिए, गोल्ड तेजी होने से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आई थिंक काफी सारा अभी रिस्क एवर्सन चल रहा है, काफी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल रेट डायनामिक्स को लेकर। तो वो एक डिसीजन है, उसी टाइम में गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, यूएस क्या करेंगे, बाकी एडवांस इकोनॉमी, किसी का उसमें कोई नो सर्टेनिटी इज देयर। तो जब तक अनसर्टेनिटी रहेगा तब तक गोल्ड प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और गोल्ड, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें, गोल्ड प्राइस बढ़ने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स है काफी ज्यादा गोल्ड का खरीदारी किया है, उसका फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसको डाइवर्सिफाई हो सकता है फ्रॉम यूएस डॉलर। तो आगे चलते अगर ये यूएस डॉलर में कोई बदलाव आते हैं तो, और गोल्ड का ऐसे चलते हैं, तो आई थिंक ये एक चीज देखा सकते हैं कि फ्यूचर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें डाइवर्सिफाई होगा, और डाइवर्सिफिकेशन होने से जो दूसरा कंट्रीज का जो करेंसी है उसका फायदा मिल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग। सर, दो छोटे छोटे और सवाल आप समझना। एक, बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी ट्विकिंग करी है, उसका क्या असर ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट में आएगा? देखिए, ऑलरेडी तो ये देखा रहा है कि येन का काफी सारे वीकनेस आया है, और बैंक ऑफ जापान का जो उनका जो एबेनॉमिक्स बोल के जाते थे उससे शायद उनका डिपर्चर लिया है। तो बैंक ऑफ जापान का जो पॉलिसी है, ये ग्लोबल एक हिंट्स देता है ग्लोबल इकोनॉमी की कि ये जो हायर फॉर लॉन्गर का जो था हाइपोथेसिस था वो जल्दी जाने वाला नहीं है। क्योंकि आप हमारा रिपोर्ट अगर पढ़े उसमें हम देखेंगे कि यूएस का जो लेबर मार्केट्स है वो एक पिक्यूलियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आपका 4% नीचे रहेगा लेकिन जॉब वैकेंसी रेट ऊपर रहेगा। तो ये दोनों एक्चुअली इनकॉम्पेटिबल है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नीचे रहते हैं कि जॉब वैकेंसी रेट आपको कम आना है, तो ये जो इसके लिए यूएस जॉब मार्केट्स इतना टाइट चल रहा है। और हम लोग देखा है कि अगले 1 साल और 1.5 साल तक 2025 तक यूएस जॉब मार्केट में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। अगर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, इसके लिए यूएस फेड का जो रेट कट का जो सवाल है उसमें अनसर्टेनिटी है। ये आपका क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि गोल्ड का प्राइसेस क्यों बढ़ गया है। और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी हमने बोला है नोट में। कुछ दिन पहले चाइना के साथ यूएस का जो करंट रेजिम है वो कुछ चेंज करना चाहते हैं। आई थिंक यूएस चाइना में कुछ पैचअप होना चाहते हैं, क्योंकि यूएस का जो इलेक्शंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे रिजल्ट देखा रहा है कि ट्रम्प शायद बहुत कांटे का टक्कर है करंट प्रेसिडेंट से। तो ये सब देखते हुए अभी यूएस चाइना का एक पैचअप का भी चल रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो काफी लो है, और चाइना का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है अगले डिकेड का वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो ये सारे चीज एक नया जियोपॉलिटिकल के तरफ दिखाता है जो अनसर्टेनिटी में भरा हुआ है। एक तरफ यूएस चाइना का रिलेशनशिप शायद फिर से रिडिफाइन होगा, एक तरफ बैंक ऑफ जापान उनका जो पुराना जो था 0% उससे उन्होंने रिविजिट किया। यूएस लेबर मार्केट अभी टाइट है। इंडिया, इसका बीच पे इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। और एक भी इंटरेस्टिंग चीज होगा, इलेक्शन रिजल्ट्स का ठीक पहले 31 में आपका पूरा साल का ग्रोथ नंबर्स आ जाएगा। तो सारे चीज मिला के मुझे लगता है कि जो मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, और ये टाइम्स इंटरेस्टिंग बढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि अनसर्टेनिटी के वजह से ये आपका जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है गोल्ड का प्राइसेस में इतना, ये सारे बरकरार रहेंगे। लेकिन हमको ये पॉजिटिव इसमें लेना होगा कि अगर गोल्ड प्राइस बढ़े, जो आपको बोला, उसमें हो सकता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आए इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट एसेट्स।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने याद दिला दिया सर। 31 को जीडीपी का नंबर आएगा और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। मार्केट के लिए कई सारे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। क्रूड हमारे लिए एक प्रॉब्लम हमेशा रहा इंडिया के लिए। अब जियोपॉलिटिकल रीजन से कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, कुछ ओपेक वाले उसको सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्शन को, जिससे कि प्राइस जैकअप हो सके। ये सब चीज़ें मिला के क्रूड नेट क्रूड ऊपर है, $88 के आसपास चल रहा है। और हमारे मानसून का भी हमको पूरी तरह से पता नहीं कि किस तरह से पैन आउट होगा। क्या ये कोई रिस्क है हमारे लिए? देखिए, जब तक क्रूड ये 90 का ऊपर नहीं जाए तो हमारे लिए उतना रिस्क नहीं होना चाहिए। और एक ही इसमें है कि आपने अगर कुछ ये भी हमने एक 2-3 लास्ट रिपोर्ट ने उसको मुझे रिपोर्ट में हमने बोला था कि गोल्ड का जो ये है ये 90 में ये जो रेंज है इसमें जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज है, सऊदी अरेबिया, वो सोचते हैं कि दैट इज गुड फॉर देम इन टर्म्स ऑफ बेटर प्रॉफिट मार्जिन। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड और ज्यादा ऊपर जाएंगे, रेंज बाउंड रहेंगे। और जब तक गवर्नमेंट प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं तब तक ये कंज्यूमर्स इससे इंसुलेटेड रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि क्रूड का प्राइसेस बहुत नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर इसका 80 से 90 के बीच में भी रहे वो भी ठीक है, क्योंकि आरबीआई का जो एसम्पशंस रहते हैं ये 85-90 के बीच में ही रहते हैं। और ये एसम्पशंस हमको पता चल जाएंगे ये जब पॉलिसी आएंगे उसमें आरबीआई क्लियरली लिखेंगे उसका क्रूड का क्या एसम्पशंस है। इंटरेस्टिंग टाइम आगे आने वाला है सर, और बहुत सारी चीज़ें इस 2024 में घटने वाली हैं। चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का भी और उसके बाद यूएस का भी। ट्रम्प साहब कई प्राइमरीज जीत चुके हैं और वो कई कड़े टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। समय सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और 3-4 इश्यूज़ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्शकों को समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है और क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये स्थिति थी क्रूड की, गोल्ड की। आरबीआई पॉलिसी में क्या होने वाला? भाई कुछ नहीं होने वाला है, वो एज इट इज़ रहेगी। वो थर्ड क्वार्टर तक आसपास जाके कुछ होने वाला है। गाबा सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा सर, क्रूड या गोल्ड में से कोई चीज़ आप ट्रेड करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करता, बिल्कुल। देखता है, इतना मेहनत करता हूँ 16 से 18 घंटा, शाम को भी करूंगा तो सोऊंगा कब? और कभी कभी आशीष सुबह को 7 बजे बुला लेते आज ही 1:30 बजे 1 बजे बुलाते हैं चाचा भतीजा के लिए। चलिए इक्विटीज़ पे लौटते हैं। दिनेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से, उनका सवाल लेते हैं। दिनेश जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास वेदांता के शेयर पड़े हैं 150, अभी 246 के भाव के हैं और अभी चल रहा है 296। तो क्या करूँ, उसको होल्ड रखूँ कि नहीं? ओके गाबा सर, वेदांता में क्या करें? 246 पे लिए थे, 292 चल रहा है। प्रॉफिट ले या बने रहे? बने रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है 260 और 280 के बीच में काफी समय हुआ है, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। अभी जो रिसेंट है 300 बार कर लेगा, शायद 350 450 भी जा सकता है, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए 1 से 1.5 साल तक वेदांता। तो मुझे ठीक ही नजर आता है। टॉप लगाना है तो 270 लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको लगाना नीचे। ओके अगर लगाने का मन है तो 270 का स्टॉप लॉस लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। सर गावा सर को कहता है कि ऊपर जाएगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दिनेश जी, गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और बहुत सारी हम लोगों ने आज बातचीत की है पॉलिसी को लेकर के भी। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।